हेलो एवरीवन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। वीडियो बंद मत करना कि मुझे तो सब आता है, भूल से वीडियो चालू हो गया। रुको रुको रुको, आने वाले 10-15 मिनट में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। दो चीजें, ये वीडियो अलग क्यों है? नंबर 1, इस वीडियो में मैंने सारे टेक्निकल पॉइंट्स जरूरत के अनुसार हैमर किया है। एमसीक्यू भी राइट हो, केस स्टडी भी राइट हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी राइट हो। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस तो आप सब किए होंगे, बट इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के राइटिंग पैटर्न, टाइपिंग पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि आप कंक्लूजन पर जल्दी आ जाते हैं, बट एक्चुअली क्या लिखना चाहिए, तब आपको बहुत हाई स्कोर लॉ जैसे पेपर में मिलते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को कराने के समय, इस रिवीजन को कराने के समय 3 तरीके से काम करूंगा: पीपीटीज, क्लास नोट्स and past exam questions. So I am assuming you may have your notes even if you have not studied from me, but you can at least follow. ज्ञान जितना सुनते हैं और अगर अच्छा ज्ञान हो उतना ज्यादा फायदा होता है। तो चलिए let's start the magic. सबसे पहले अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 इंग्लिश लॉ इसका सोर्स था। मोस्ट ऑफ द लॉज जो उस जमाने के थे, सबका सोर्स इंग्लिश लॉ ही होता है। और 1881 था, बट इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम another date, that is 1st March 1882. हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं आते, जस्ट ये बैकग्राउंड था। नेक्स्ट, ये जो वर्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दिस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, बट इसमें लिखा है that it means a promissory note, a bill of exchange और a check, जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हो। तो हम लोग पहले थोड़ा बेसिक, बोरिंग बेसिक करेंगे और उसके बाद अचानक हमारी फ्लाइट एक अलग रफ्तार पकड़ लेगी। कई बार टर्बुलेंसेस आएंगे, बट उस टर्बुलेंस के बाद भी मैं आपको सेफ लैंडिंग करा दूंगा। चलिए, सबसे पहले अगर आप प्रॉमिसरी नोट के फॉर्मेट को देखें, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? यूजुअली इट इज ड्राफ्टेड इन फर्स्ट पर्सन। इस टाइप की लाइन लिखे रहते हैं, आई प्रॉमिस टू पे 2 lakhs टू द सेलर 4 months फ्रॉम नाउ। ये प्रॉमिसरी नोट है, बायर का साइन है, वो प्रॉमिस कर रहा है। इट इज यूजुअली ड्राफ्टेड इन फर्स्ट पर्सन, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। स्टैंप लगाना पड़ता है। सर ये क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं यही बताना चाह रहा था दैट प्रॉमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, राइटिंग में है, एक एक्सप्रेस प्रॉमिस है, एंड ये प्रॉमिस है ना, अनकंडीशनल होनी चाहिए। मैं अगर ऐसा लिखूं, आई प्रॉमिस टू पे यू सो मच, इफ ही पेज मी देन आई विल पे यू, ये सब कंडीशन हो गया। आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच आफ्टर डेथ ऑफ बी, इफ बी डाइज, इसमें सब लोग फंस जाते हैं। पीपल यूजुअली राइट, सर ये भी तो कंडीशन है, अभी पता नहीं कब मरेगा। ये जो डेथ वाला पॉइंट होता है ना, ये अनकंडीशनल माना जाता है, मरना निश्चित है सबका, मेरा आपका सबका। तो ये डेथ वाले में लोग लिख के आते हैं, इट इज अ कंडीशनल, लोग लिख के आते हैं। बाद में पता चलता है ये अनकंडीशनल की तरह ट्रीट होगा। सर्टन सम ऑफ मनी, और वो भी मनी के बाद एक शब्द आ रहा है, ओनली। सर्टन सम ऑफ मनी, साइंड पार्टी सर्टन होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, सब दिख गया। सर्टन सम ऑफ मनी ओनली, इफ आई राइट आई प्रॉमिस टू पे 4 lakhs एंड व्हाटएवर सम इज ड्यू आई विल पे टू यू, वो फिर एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। I promise to pay you 5 lakh rupees and 400 bags of rice. ये भी नहीं माना जाएगा, बिकॉज क्या चीज की कमी थी? राइस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। तो डिड यू अंडरस्टैंड? तो ओनली वर्ड का भी एक इंपॉर्टेंस है यहां पर। एंड प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेयरर। ये सारी बातें हमने देखी थी। तो अगर अपने एक बार मेरे खुद के मार्किंग्स में चले जाएं, जहां हम लोग एनआई एक्ट सॉल्व कर रहे थे, या आपने भी जहां किया होगा, इन माई बुक ऑल्सो आई शोड यू सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, अनकंडीशनल। और बुक की मार्किंग्स मैंने हमेशा बोला है, यूज डिफरेंट इंक पेन्स। इसीलिए हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट किताब दी थी, ताकि आप जरूरत के अनुसार इंक उसमें एनालिसिस के बाद भरें। बिकॉज एक पर्टिकुलर टर्म में मैंने कलर्ड बुक यूज किया था फैशन को देखते हुए, बट आई फेल्ट दैट वाज आउट ऑफ फैशन, बिकॉज अगर मैं ही पहले से कलर्स भर दूंगा तो आप एनालिसिस क्या करोगे? तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बोल रहा था, पर इसमें एक अलग एग्जाम्पल है, आई प्रॉमिस टू पे ए आफ्टर द डेथ ऑफ बी। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? सर ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। पर बुक में एक और एक एग्जाम्पल है विथ वेरिएशन, प्रोवाइडेड बूढ़ा यानी बी लीव्स इनफ मनी टू पे बिफोर डाइंग। ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये जो शर्त लगा दिया ना आपने, ये जो शर्त आ गया ना कि पैसा छोड़कर मरा हो,
ये इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट माना जाता है। इज इट ओके? तो इस टाइप के बहुत सारे रिविजन्स प्लेलिस्ट कॉलम यूट्यूब चैनल पर है। मैं पहले यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, उम्र 22 साल 21-22 साल से पढ़ा रहा हूं, पर यूट्यूब पर मैं अभी लास्ट 4 महीने से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर एक्टिव बना हूं, 4-5 महीनों से। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसी प्रॉमिसरी नोट के कई पॉइंट्स देख रहे थे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाओ। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल, अमित इज द सेलर, राहुल इज द बायर। तो अमित विल ड्रॉ द बिल ऑन राहुल एंड आस्क राहुल टू एक्सेप्ट। सो अमित इज द ड्रॉवर, राहुल इज ड्रॉई या एक्सेप्टर। राहुल शैल पे टू अमित और ऑर्डर 3 लाख 5 months आफ्टर डेट, ऐसा लिखा हुआ है, तारीख लिखा हुआ है कितने दिन बाद ये पे होगा। और यहां दोनों के साइन आते हैं। प्रॉमिसरी नोट में दोनों के साइन नहीं आ रहे थे क्योंकि प्रॉमिसरी नोट डजंट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। यहां पर एक्सेप्टेंस चाहिए होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। पर एक इंपॉर्टेंट फर्क जो आप देखोगे, दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बाकी सब सेम है, but it is an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer. वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लिखा हुआ एक्ट में that no person other than RBI or central government can issue promissory note payable to the bearer of the instrument. ये वहां बोलना मैं भूल गया था, यहां पर इंसर्ट हो गया था। तो ये सारे पॉइंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑलमोस्ट सेम है, बट इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। स्टैंपिंग वैम्पिंग सब सही है। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाता है ना, उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं एंड ही इज एक्चुअली द क्रेडिटर जो सेल किया है क्रेडिट पर, एंड वो डेटर इज द ड्रॉई जो एक्सेप्ट करेगा। तो सर डिफरेंस बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बहुत सारे होते हैं। मैंने ये 4-5 डिफरेंसेस आपको बोला था कि आपको पता होना चाहिए ताकि पेपर ब्लॉक नहीं हो। दीज 4 डिफरेंसेस मस्ट बी नोन, जो हम लोग क्लास में भी देखे थे। सारा ही पढ़ना है पर ये 4 भूलना नहीं है। तो इस तरह हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने लगे थे। फिर हम चेक पर आ गए। चेक में टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पर आ जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? आई विल कम बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स। नाउ देखो, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। लैंग्वेज ध्यान से सुनो। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ डैश। एमसीक्यू में जब आता है याद रखना, check is a bill of exchange drawn on a banker and it is usually payable on demand. और ये चेक में आप देखोगे जब क्रॉसिंग ऑफ चेक में क्या होता है, 2 parallel transverse lines are drawn across the face of the check. लैंग्वेज वापस देखो, 2 parallel transverse lines and crossing affects the mode of the payment of check. पेमेंट फिर सिर्फ बैंक के थ्रू ही ऑब्टेन होगा, यानी कि काउंटर पर पैसा नहीं मिलेगा, पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू मिलेगा। 2 पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस मिला। तो बहुत एमसीक्यूज एंड बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इस जोन पर आते हैं। आप लैंग्वेज ध्यान से देखना। ये 4 नेम आपको दिखेगा, ये 4th वन है, आपके बुक में भी होगा। जनरल क्रॉसिंग, जस्ट 2 पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस अक्रॉस द फेस। स्पेशल क्रॉसिंग में within those parallel transverse lines the name of the banker is written and जिस बैंक का नाम लिखा रहता है उसी बैंक के थ्रू वो पेमेंट कलेक्ट हो सकता है। restrictive crossing and account pay crossing, very very important। सुनना ध्यान से। पहले अकाउंट पे क्रॉसिंग पर आते हैं। अकाउंट पे क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है एंड रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहले ये देखिए, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग की लैंग्वेज मिल गई आपको। देखिए, मैच कर लीजिए अपने नोट्स को। आपने भी पढ़ रखा होगा, उसको बस मैच करना। ये रिवीजन क्लास है, याद रखना। कैन यू रीड इट? पॉज कर लीजिए, बहुत क्लैरिटी से नोट्स मेंटेन्ड है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होता है एंड अकाउंट पे क्रॉसिंग क्या होता है? देखो, व्हेन आई से द वर्ड अकाउंट पे क्रॉसिंग, उसी का नाम है नॉट रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। यहां पर आप एक चीज में भूल कर गए। लुक हियर, कहां गया इस शब्द? या रेस्ट्रिक्टिव एंड अकाउंट पे क्रॉसिंग एक ही है। 4th वाला है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। 4 टाइप के क्रॉसिंग है। व्हेन आई से रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, इसका मतलब है दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स। बस अब इसी अकाउंट में आके ये दम तोड़ेगा। रेस्ट्रिक्टिव एंड अकाउंट पे क्रॉसिंग की लैंग्वेज क्या है? दिस चेक
cannot be transferred to anyone else. Is it okay with everyone? याद रहेगा ना सबको? This check cannot be transferred to anyone else. So what is the not negotiable? So मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया हूं. नेगोशियबल मतलब तो ये लिटरल डिक्शनरी मीनिंग ट्रांसफरेबल होता है. तो सर नॉट मतलब तो नॉट ट्रांसफरेबल होता होगा. वो तो उसका आंसर निकला रेस्ट्रिक्टिव एंड अकाउंट पे क्रॉसिंग का. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग मैंने 25 मिनट लिया था क्लास में समझाने के लिए, अभी 25 सेकंड लूंगा. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग्स आर आल्सो ट्रांसफरेबल. पर मतलब क्या है पता है? द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक, द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक कैन नॉट बी बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर ऑफ द चेक. यानी कि कल को कोई किसी को चेक मिला है और जो ट्रांसफर किया उसी का टाइटल डिफेक्टिव था, तो चाहे आप भोले भाले गुड फेथ में हो, द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक कैन नॉट बी बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर ऑफ द चेक. डिड यू गेट द लाइंस? बार बार प्रैक्टिस करना. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग अभी भी ट्रांसफरेबल है. ये वीडियो तुम्हारा एमसीक्यू भी राइट करवा देगा, वरना तुमको लग रहा होगा अकाउंट पे ही चेक ट्रांसफरेबल होता है. नॉट नेगोशिएबल, नॉट ट्रांसफरेबल. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल है अभी भी, पर सर नॉट नेगोशिएबल लिखा है ना, उस पर मत जाओ, क्योंकि नेगोशिएबल का लीगल मीनिंग कुछ और होता है. मैंने क्लास में आपको सागर मंथन के बाद, बहुत तपस्या के बाद बताया था. रिवीजन में अभी वो संभव नहीं है, पर आपको आउटपुट दे रहा हूं. द आंसर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक इज टुमारो कंप्लीट करो, कैन नॉट बी बेटर than that of the transferer of the check. The principle of nemo dat cured non-habit is applying here. सर ये सुना हुआ लग रहा है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते थे कि no one can transfer a better title than what he himself has. वैसे यहां पर है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में कि कल को ट्रांसफरर की टाइटल ही डिफेक्टिव हो तो ट्रांसफरी की टाइटल बेटर नहीं हो सकती. तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग अभी भी ट्रांसफरेबल है, याद रहेगा. वेरी गुड सर. इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग के बाद हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का डिफरेंस देखा था कि जैसे चेक बैंकर पे ड्रॉ होता है, बिल किसी पर भी ड्रॉ होता है. चेक रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस, बिल रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस. चेक में कोई ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं है. आपका डिसऑनर होता है अगर फंड्स नहीं है, आपने किसी को चेक दिया है, आपके अकाउंट में फंड्स नहीं, कोई ग्रेस पीरियड नहीं है. बिल में 3 days का ग्रेस पीरियड होता है इन सम केसेस. Check may be crossed, bill cannot be crossed. Check does not require stamp duty, bill requires stamp duty. Check may be stop payment का केस काउंटर मांडिंग बोलते हैं. चेक में स्टेल चेक का कॉन्सेप्ट होता है. 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक बिकम्स अ स्टेल चेक, यानी अब उस पर पेमेंट नहीं होगा. तो ऐसे कई केसेस यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे. तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब स्मार्टली करके जाना है आपको. एक्सेप्टेंस, इंटरेस्टिंग सिंपल क्वेश्चंस. एक्सेप्टेंस फेस ऑफ द बिल पर हो सकता है. एंड एक्सेप्टेंस पता है तुम साइन करके रख दिए ड्रॉर में, एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. इट हैज टू बी डिलीवर्ड या इन्फॉर्म्ड कि मैं आपका एक्सेप्टेंस कर रहा हूं. कई बार ऐसे सिंपल एमसीक्यू या केस स्टडी आया, उसने साइन कर दिया, ड्रॉर में रख दिया, उसके बाद वो मर गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे एक्सेप्ट तो कर ही लिया था पिताजी ने. नहीं, फेस ऑफ द बिल पर लिखा हुआ हो एंड डिलीवरी ऑब्लिक इन्फॉर्मिंग लिख देना. एक्सेप्टर्स के कई केस आते हैं. ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. उसके बाद राइटिंग, साइन, ये सब चीज मिली है. कंप्लीटेड होना जरूरी है बाय डिलीवरी और इंफॉर्मेशन. एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, बट कई बार लोग है ना क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर देते हैं. जैसे मैंने बिल ड्रॉ किया 10,000 के लिए, आप बोलते हो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं 8,000 के लिए, तो दिस इज कंसिडर्ड यूजुअली एज नो एक्सेप्टेंस. और कोई ऐसा कंडीशंस लिख देते हैं जिससे वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो जाता है. जैसे कि यहां मैंने आपको कई केसेस बताए थे. मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बोलते हैं यस मैं बिल एक्सेप्ट करता हूं बट पेमेंट मैं सिर्फ यहां करूंगा. तो इस टाइप के क्लॉज डालने से क्या होता है कि वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो जाता है. तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज यूजुअली नो एक्सेप्टेंस, बट इसमें केस होता है कि इफ द होल्डर गिव्स हिज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑल प्रायर पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड बट ही इज नॉट डिस्चार्ज. हम लोग देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चंस आता है, हम लोग देखेंगे. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का एक एग्जांपल दिया हुआ है. फुल पेज करो, अभी देख लेते हैं. रीड दिस क्वेश्चन फॉर 10 seconds रैंडमली.
Start reading 10 seconds. Especially Roman 3 देखना. And Roman 1b. Last 2 lines. Okay, understood? जो मैं बोलना चाह रहा था ऊपर भी. Layout. Now, who is a holder? Holder of a promissory note, bill of exchange and check. ये कौन लोग होते हैं? Any person who is entitled in his own name to the possession of the instrument. यानी इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम लिखा हो, उसके पास पोजेशन आया हो, and he can receive that amount due. उसे हम होल्डर बोलते हैं. सर मैं समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है, तो इसके लिए मैंने ना एक एग्जाम्पल दिया था. आई विल जस्ट शो इट टू यू फॉर मोर कॉन्फिडेंस कि आपको याद आ जाए पूरा अच्छे से. आई एम जस्ट सर्चिंग दैट गुड एग्जाम्पल. होल्डर पर एक केस था कि आपको यस 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 जस्ट अ सेकेंड. अच्छे क्वेश्चंस थे पीछे की तरफ ना. मतलब एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है. यस, लेआउट. Whether following person can be considered as a holder. X obtains the check drawn by Y by way of gift. ये होल्डर है. क्यों? पोजेशन में आया है और उसको गिफ्ट में मिला है इन हिज ओन नेम. क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है. इन हिज ओन नेम. लैंग्वेज लोग क्या करते हैं? एनीवन हु पोजेसेस द इंस्ट्रूमेंट लिख के आता. मैंने बोला था ना आज मैं सुधारूंगा आपकी लैंग्वेज को. लिखा है एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड हैज अ राइट टू रिसीव द इंस्ट्रूमेंट. अब ए इज द पेई ऑफ द चेक, पोजेशन में, उसके नाम में, बट कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया कि ये रिकवर नहीं करेगा. तो थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ. ही कैन नॉट रिकवर. तो 1 2 3 फुल पेज कर दो एक बार. 1 2 3 तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए. वैसे ही एम हु फाइंड्स अ चेक पेबल टू बेयरर ऑन द रोड रिटेन्स इट. तो इसमें क्या हुआ बताइए? एम इज नॉट अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. क्यों सर? पोजेशन में है ना सर. हो गया ना. गिरा हुआ मिला है, गिरा हुआ चेक मिला है. ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द पोजेशन इन हिज ओन नेम. उसी तरह बी द एजेंट ऑफ सी इज एंट्रस्टेड विद इंस्ट्रूमेंट. ओके, विदाउट एंडोर्समेंट बाय सी हु इज द पेई. तो ही इज अगेन नॉट द होल्डर. वो पोजेस तो कर रहा है बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर. B steals the blank check of A and forges A's signature. Of course, he is not a holder because उसको रिकवर करने का राइट भी नहीं है, वो कोई केस भी नहीं फाइल कर पाएगा, ऊपर से चोरी और की है. पर ये आपको भी इस रिवीजन के द्वारा समझ में आ गया कि अगर होल्डर पर क्वेश्चंस आते हैं तो ये 1 2 3 तीनों पैरामीटर्स आपके एग्जाम में आने चाहिए. उसी तरह लेआउट. लेआउट प्लीज. ना उसी तरह अब हम लोग एक शब्द देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिस्कशन के लिए. दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स. लुक एट द स्क्रीन्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाने के लिए ये तीनों चारों पॉइंट्स सेटिस्फाई होना चाहिए. ऑफ कोर्स आप होल्डर हैं, आप लास्ट पर्सन हैं बिफोर द ड्यू डेट. आपके पास ये आया है बिल, कंसीडरेशन में आया है आपके पास. कंसीडरेशन कुछ सेल किया होगा उसके बाबत आया है. कंसीडरेशन में गुड फेथ में आपको नहीं पता है कि जिसने आपको दिया उसके आगे या इस बिल में किसने किसके साथ फ्रॉड करके बिल हासिल किया था. आप तो भाई भोले भाले हैं. यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ प्रीवियस पार्टीज. लैंग्वेज दिख रहा है. गुड फेथ फॉर वैल्यू कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी आपके पास आ गया हो एंड आपका इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो, सारी चीजें उसके ऊपर. So every holder in due course is a holder, but every holder is not a holder in due course. Of course, बात सही है. इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है? वापस आपको एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं, केस स्टडी दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. फुल पेज करो. क्वेश्चन 41, सब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड वेरी गुड वंस. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. राम को एक चेक मिला है. राम ने एक ड्रॉ किया है चेक 1 लाख रुपया का. इट वॉज अ बेरर चेक. Ram kept the check with himself. After some time, Ram gives this check to Shyam as a gift on his birthday. Decide whether Shyam has a valid title over the check. 2 parts are question में.
and whether Shyam is a holder in due course in relation to the check. Your time starts now. Question जब भी आए तोड़ लीजिए इसको इस तरह. राम ने एक चेक ड्रॉ किया 1 लाख का, एक बेरर चेक अपने पास रखा और कुछ दिन बाद शाम के बर्थडे पर उसको गिफ्ट दिया है. तो गिफ्ट में मिला हुआ चेक क्या उसके वैलिड ओनरशिप होती है? ऑफ कोर्स चोर थोड़ी है भाई. गिफ्ट में मिला हुआ चेक में वैलिड टाइटल तो है. वेदर ही इज हैविंग वैलिड टाइटल, यस ही हैज अ वैलिड टाइटल. बट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, वेदर श्याम इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके लिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि पहले तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स का डेफिनेशन लिखोगे, ओके, और फिर ये चारों एलिमेंट्स बताओगे, डिफाइन करोगे होल्डर इन ड्यू कोर्स को. उसमें आपका कंसिडरेशन वाला पॉइंट उड़ गया तो यू आर नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. टाइटल आपकी वैलिड है, मैं बोल रहा हूं योर टाइटल इज गुड एंड बोनाफाइड बट यू आर नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. So make the habit that first define the question, then try to understand that if the question has 2 parts, then you must try to answer both the parts. Is it good everyone? Yes sir. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. नाउ लेआउट. अब हम लोग वापस अपने मेन डिस्कशन पे जाते हैं. और आज पता भी चल गया दैट होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, बट होल्डर इज नॉट अ होल्डर इन. एवरी होल्डर इज नॉट नेसेसरली a holder in due course. चलिए, now simple questions थे जिससे हम privileges of holder in due course समझ रहे थे. Look at the screens. एग्जाम के 4-5 questions, बहुत famous questions हैं ये. B acceptor है, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो. Look, B is the acceptor. Okay, C ने ड्रॉ किया होगा बिल और फ्रॉड करके मीठी मीठी बातें करके उसने B से एक्सेप्टेंस हासिल कर लिया. सी ने डी को दे दिया. दिखा पॉइंट्स. बी एक्सेप्टर है, सी ने कुछ बातें कर करके उसे एक्सेप्टेंस हासिल कर लिया. सी ने डी को दे दिया, डी ने ई को दे दिया. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डी इज HIDC. मैंने क्यों लिखा है यहां पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए. सी गॉट एक्सेप्टेंस ऑफ बी बाय फ्रॉड. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन है में लिखा हुआ है ई नोज ऑफ द फ्रॉड. क्वेश्चन है क्या सर? Can E recover from B? Can E recover from B? क्वेश्चन समझो पहले. ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे एरो फॉर्मेट में नहीं आएंगे, एग्जाम में टाइप्ड क्वेश्चंस आएंगे. आपको एनालाइज करके विजुअलाइज करना पड़ेगा कौन किसको दिया था, कैसे बिल ट्रांसफर हुआ है. नाउ इन NI Act, any person deriving title from HIDC gets a clear title. Okay. And all defects in the title are cleared. So E knows of the fraud. There was a defect, but E got his title from NI Act. E got his title from HIDC. एक डायलॉग दिया था मैंने, गंगा में नहाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं. सर हु इज गंगा? HIDC वो गंगा है और मिदास टच है. आपने अगर उससे ले लिया है बिल तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं. लैंग्वेज मिला. Any person, जो लोग वीक है इंग्लिश में थोड़े से, any person deriving title from HIDC gets a valid title. Okay, and that person can recover from all prior parties from whom HIDC could have recovered. ऐसा भी सीखे थे ना हम लोग कि जिस जिससे HIDC रिकवर कर सकता था उससे अब ये भी रिकवर कर पाएंगे. तो इसलिए E कैन रिकवर फ्रॉम B. पर पूरा ये लाइंस जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, एनी पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम HIDC गेट्स अ क्लियर टाइटल एंड ऑल डिफेक्ट्स आर क्लियर्ड. ऐसा लाइन याद आएगा पक्का एवरीवन. वैसे ही यहां पर एक क्वेश्चन और था सेम. बी एक्सेप्टर है, सी फ्रॉड से एक्सेप्टेंस हासिल किया है, सी ने डी को दिया, डी HIDC है और डी ने वापस सी को दिया, यानी कि HIDC से कौन पाया? सी. तो उसके सारे डिफेक्ट्स क्लियर है. खबरदार, यहां पर ऊपर वाला रूल काम नहीं आएगा क्योंकि द फ्रॉडस्टर हिमसेल्फ इज गेटिंग टाइटल फ्रॉम HIDC, सो ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट रूल. वो पहले वो वाला रूल लिखोगे, बट दैट रूल कैन नॉट बी अप्लाइड हियर बिकॉज अ पार्टी टू द फ्रॉड cannot take advantage of the rule that any person getting title from HIDC gets all the rights of HIDC. से ऊपर भी तो वो फ्रॉडस्टर था. कौन बोला भाई बेचारा फ्रॉडस्टर था? वो सिर्फ जानता था. He knows of the fraud. नीचे क्या हुआ है?
नीचे वाले क्वेश्चन में व्हाट हैपेंड, सीज हिमसेल्फ अ पार्टी टू द फ्रॉड। दोनों को कंपेयर करो, तो सेम ही तो क्वेश्चन है, बी सी डी ई था, नीचे है बी सी डी सी। डिड यू अंडरस्टैंड? उसी तरह हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस और भी किए थे नेगोशिएशन बैक के कॉन्सेप्ट को लेकर। नाउ इसी समय हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसी क्लास में, दैट इज privileges of HIDC, that every prior party is liable to HIDC। यानी उल्टा बोलूं, HIDC के एक one of the privileges है, HIDC can recover from any of its prior party। ये 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पॉइंट 2 कि prior defects, any person who gets title from HIDC, all prior defects are cleared and he gets all the rights of HIDC। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 भी वैसा ही है। 4 था कि विदाउट कंसिडरेशन जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किए जाते हैं, अकोमोडेशन बिल्स, और वो बाद में HIDC के हाथ में पहुंच जाए, HIDC को कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि वो HIDC है। इवन इफ ओरिजिनली द बिल वाज ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन, HIDC कैन स्टिल रिकवर। मैंने इसकी इजी लैंग्वेजेस आपको सिखाए थे प्रैक्टिस करना। उसी तरह यहां पर एक और पॉइंट था, 6 नंबर एंड 7 नंबर। इन केस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इस पे केस स्टडी भी आता है, विच इज ड्रॉन बाय द ड्रॉवर इन अ फिक्टिशियस नेम। ड्रॉवर ने कोई फिक्टिशियस नाम में बिल ड्रॉ कराया है एंड इट इज लेटर ऑन इंडोर्स्ड, एंड व्हाट वाज सीन दैट द ड्रॉवर्स सिग्नेचर एंड द इंडोर्सर सिग्नेचर आर सेम। ऐसे सिचुएशन में HIDC कैन स्टिल रिकवर even if the bill is drawn in a fictitious name, because what was seen that the drawer's signature and the endorser's signature are in the same handwriting। उसी तरह जब incomplete instrument कोई होता है ना, where amount column is not filled up, it is stamped, written, everything is complete, only when the amount column is not filled up। suppose मैंने कोई बिल एक्सेप्ट किया था और आपको बोला था अरे थोड़ा लेट हो रहा है, आप ही 50,000 बैठा लीजिए ना, ओके, और आपने बैठा लिया 70,000 और वो बिल इंडोर्समेंट में आगे चला गया, पुट इनटू सर्कुलेशन, और HIDC के हाथ में आ गया। HIDC अब मेरे से 70,000 रिकवर कर सकता है। आप अगर आते तो आप 50,000 ही कर पाते, 70 लिखने से भी कुछ नहीं कर पाते। बट अगर इनकम्प्लीट इनकोएट इंस्ट्रूमेंट HIDC के हाथों में पहुंच जाए, ही कैन रिकवर मोर देन द एक्चुअल अमाउंट, प्रोवाइडेड ये जो 70,000 का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो स्टैंप लगा है, स्टैंप लगता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज पे, वो स्टैंप इज कवरिंग दिस 70,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन वैल्यू। मैं फास्ट हूं, सब चीजें पढ़ाया था आपको, ओके एवरीवन, फुल पेज। स्टार्ट रीडिंग में टाइम दे रहा हूं, अगर कोई को नोट करना हो या कोई स्क्रीनशॉट सेव करना हो मेरे मार्किंग्स का कि बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और टेक्निकल पॉइंट्स इजी लैंग्वेज में खिल कर आ रहे हैं, तो प्लीज डू इट। रीडिंग, अच्छे से 5-6 पॉइंट्स एकदम ग्रिप में होने चाहिए। एंड डिफरेंस देख लो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में, वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंस। एक में कंसिडरेशन हमेशा रहता है, एक में नहीं रहता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द अमाउंट बिकम्स पेबल आ जाना चाहिए था टाइम। यहां ऐसा कोई बात नहीं है, यहां गुड फेथ होना जरूरी है होल्डर इन ड्यू कोर्स में। होल्डर के केस में गुड फेथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड होल्डर कैन नॉट sue all the prior parties, but holder in due course can sue all the prior parties। This was extremely important। 3 मार्क्स मैंने लिखा, ये पेज इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर प्रिविलेजेस 5 मार्क्स मैंने लिखा था, वो 2 केस स्टडीज इंपॉर्टेंट थे।
मस्ट प्रैक्टिस दिस डिफरेंस. वीडियो पॉज करना अभी आप घर पर भी, यूट्यूब पर देख रहे हो तो पॉज करो, एक बार पॉज करो अगर अच्छा मार्क्स लाना है. पॉज करके पहले याद करो यहां तक, स्पेशली दिस डिफरेंस, द प्रिविलेजेस, एंड देन यू विल मूव अहेड. लेआउट प्लीज. सो मैं एज्यूम कर रहा हूं आप बीच में पॉज किए थे और ये डिफरेंस अच्छे से काबू कर लिए, ताकि आपको एक क्वेश्चन ना रहे, सर क्वेश्चन कैसा आता है हमको ये नहीं पता. तो वी आर सीइंग एट एवरी स्टेज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो चलिए एक एग्जाम का एक अच्छा क्वेश्चन फिर से करते हैं, ताकि सब चीजें पर हमें कॉन्फिडेंस आ जाए. अ वेरी गुड क्वेश्चन वी वुड लाइक टू डू. जस्ट अ सेकेंड. ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था. जस्ट अ सेकेंड. HIDC. Question 36. फुल पेज वंस. ये होमवर्क भी दिया गया था, मैं फिर से रिपीट भी कर रहा हूं. अगर कोई के एडिशन में ये नहीं हो तो मुझसे मंगवा लीजिएगा. इन सम एडिशंस वी इंसर्टेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ये भूलना मत, ये फिक्टिशियस नेम वाला क्वेश्चन है, which I have repeatedly said that these 3, 4, 4 mark questions can be asked. उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, नेगोशिएबल वर्ड के ऊपर. This is your question number 48, full page. Let us read. A signs his name on a blank check with not negotiable crossing, which he gives to B with an authority to fill up a sum of 3,000 only. But B fills it for 5,000, then endorsed it to C for a consideration of 5,000, who takes it in good faith. तो आप बोलोगे हाँ सर गुड फेथ में लिया है, कंसिडरेशन में लिया है, भोला भाला है. तो सी कौन हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स. Whether C can recover 5,000 full amount from B or A. चलो बोली लगाओ, यूट्यूब में भी लोग बताना कैसा लगा क्वेश्चन. क्या सी पूरा अमाउंट रिकवर कर पाएगा? बोलिए, सोचिए. लेआउट वंस. बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पर पूरा अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता है, बिकॉज नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स वाली प्रिविलेज एप्लीकेबल नहीं होती है. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग जब चेक पर लिखा रहता है तो मूल मंत्र, द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक कैन नॉट बी बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर. ओके, तो B had the authority to fill only 3,000, so this makes B's title defective. So when B endorsed to C, और जब B की टाइटल डिफेक्टिव है तो ऑटोमेटिकली C की टाइटल भी डिफेक्टिव है. तो तुमको समझ में आ रहा है? ऐसे तुम्हें नॉट नेगोशिएबल तुमने रट लिया था, पर जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हथौड़ा कैसे मारना चाहिए, दिस मेक्स इट वेरी वेरी क्लियर. वेरी गुड. तो हम लोग इस तरीके से रिवीजन करते हैं. सारे रिवीजन क्लासेस मैंने इसी तरीके से बनाए. आई डिड नॉट वांट टू एक्सपैंड द नंबर ऑफ आवर्स अननेसेसरली और लिख दू मैराथन रिवीजन 11 आवर्स. नो वन इज इंटरेस्टेड टू वॉच. एकदम क्रिस्प, टू द पॉइंट, कम टाइम, कम टर्म्स, ज्यादा रिजल्ट्स. ओके, तो लुक हियर. तो इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे. फुल पेज वंस. सो हम लोगों ने अभी अभी देखा ये सारी बातें जो नेगोशिएबल एंड नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के सम्स को लेकर. ना एक एग्जामिनेशन का एक छोटा शॉर्ट क्वेश्चन कई बार होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन. तो व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड so as to make that other person the holder, that is said to be negotiation. So वापस बोलिए. When a promissory note, bill of exchange or check is transferred to another person, ट्रांसफर्ड वर्ड मिला ताकि वो अब होल्डर बन जाएगा, उसे हम बोलते हैं नेगोशिएशन. एंड दो टाइप से नेगोशिएशन हो सकते हैं, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. दैट इज बेरर इंस्ट्रूमेंट बस बाय डिलीवरी हो जाते हैं, और एक नेगोशिएशन होता है बाय एंडोर्समेंट, प्रॉपर लिख करके एंड देन डिलीवरी. फुल पेज. नेगोशिएशन दो प्रकार के हैं, जैसा डिलीवरी वाला बेरर इंस्ट्रूमेंट जस्ट डिलीवरी से हो जाता है, और एक नेगोशिएशन इज बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. नाउ व्हाट इज एंडोर्समेंट? एंडोर्समेंट में द होल्डर और द मेकर साइंस फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन. लैंग्वेज सुनो. नेगोशिएट करने के लिए, किसी को ट्रांसफर करने के लिए वो अपना साइन डाल देता है ऑन द बैक, नंबर 1, ऑन द फेस भी अलाउड है,
or third on a slip of paper attached to it known as allonge. Okay, तो ये लैंग्वेज पे भी कमांड रखना. कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एंडोर्समेंट. यानी एंडोर्समेंट में व्हाट हैपेंस इफ यू सी rights and ownerships in the instrument is transferred by signing on the back, on the face, or on a slip of paper attached to allonge. Now there are types of endorsement, that is 4 marks. Blank endorsement या general endorsement where he only signs his name and it becomes a bearer instrument. Full endorsement in full या special endorsement, he signs and adds a direction to pay the amount. This is special endorsement. Restrictive endorsement में मैं इंडोर्स करता हूं और कुछ ऐसा लिख देता हूं कि आप फर्दर इंडोर्स नहीं कर पाएंगे. पे टू जेड ओनली फॉर द अकाउंट्स ऑफ वाई ओनली. एंड फोर्थ वन, क्वालिफाइड इंडोर्समेंट. क्वालिफाइड के अंदर मैंने 4 एरो निकाले हैं, मतलब जरूर कुछ होने वाला है. क्वालिफाइड इंडोर्समेंट के अंदर वन वी हैव sans recourse, another we have sans phrase, something like this. Another we have facultative endorsement. ओके, एंड चौथा भी एक है, देखिए, कंटिंजेंसी बेस्ड एंडोर्समेंट. यानी क्वालिफाइड एंडोर्समेंट एग्जाम में अलग से भी पूछा है एक बार कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिफाइड एंडोर्समेंट. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड क्वालिफाइड एंडोर्समेंट, sans recourse, द एंडोर्सर endorses बट एक्सक्लूड्स लायबिलिटी. पढ़ के देखिए, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. Start reading, please. Sans recourse. Okay, that is pay F or order sans recourse. कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, अब मेरे पास मत आना डिसऑनर होने से. जैसे कि PQRST अगर मैं यहां तक लिखा हूं, तो अगर क्यू ने पहले से ही इंडोर्समेंट के समय sans recourse लिख दिया था, तो अगर बिल डिसऑनर होगा तो टी, एस और आर क्यू से तो नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी पहले से हटा दिया था, वो तो लिख दिया था पे एफ और ऑर्डर एट हिज ओन रिस्क. सो रिमेंबर दिस थिंग. दिस इज कॉल्ड एज sans recourse endorsement. It is an endorsement where the endorser excludes his own liability. Is it okay? उसी तरह यहां पर एक नाम है sans phrase endorsement. The endorser is not liable for the expenses incurred. Language देखो. Endorser is not liable for the expenses incurred on account of the bill. यानी मैं कोई नोटिंग चार्जेस या कोई भी नोटरी पब्लिक के सामने चार्जेस होता है, तो endorser says that I am not liable for expenses on the bill. Facultative endorsement में the endorser waives certain rights. कि कल को बिल डिसऑनर होता है ना, जो पार्टीज होते हैं वो इंडोर्सर को नोटिस ऑफ डिसऑनर देते हैं, तभी लायबिलिटी आती है उसकी. पर वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं भी दोगे तो भी मैं लायबिलिटी स्वीकार करता हूं. कंटिंजेंसी बेस्ड एंडोर्समेंट, द एंडोर्समेंट कंबाइंस इन ऑर्डर टू पे अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. लैंग्वेज देखो, पे टू ए ऑन सेफ रिसीट ऑफ गुड्स. अब आप बोलोगे सही कंडीशंस कैसे आ गया सर? कंडीशंस तो आ ही नहीं सकता ना, आज आप बताए थे क्रिएशन ऑफ द बिल में नहीं आ सकता है, बट इंडोर्समेंट के समय ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं. पे टू ए ऑन सेफ रिसीट ऑफ गुड्स. और ये टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड इंडोर्समेंट 4 हैं, sans recourse, sans phrase, facultative एंड कंटिंजेंसी. एग्जाम्पल्स भी देना. यूजुअली लॉ में एग्जाम्पल्स नहीं देने होते हैं, पर ये टाइप समझाने के समय एग्जाम्पल्स भी देना. तो बेरर इंस्ट्रूमेंट का ही और एक नाम है जनरल इंडोर्समेंट, कि आप बस साइन कर देते हैं एंड इट इज बिकमिंग अ बेरर इंस्ट्रूमेंट. बट इस तरह वो सर्कुलेशन में अलग अलग हाथ चेंज करते रहता है, और लास्ट में जिसके हाथ में आता है वो चाहे तो ब्लैंक इंडोर्समेंट को वापस फुल में कन्वर्ट कर सकता है. ये हमने क्लास में पढ़ा था दैट ब्लैंक इंडोर्समेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इंडोर्समेंट इन फुल. कभी कभी वापस ब्लैंक इंडोर्समेंट को फुल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड जो फुल में कन्वर्ट करता है ना, उसका नाम कहीं नहीं आता है, जो सिग्नेचर पड़ा हुआ था उसके ऊपर बस वो डायरेक्शन ऐड कर देता है, तो ऐसा लगता है एज इफ दैट पर्सन हैज ओनली इंडोर्स्ड.
पार्शियल इंडोर्समेंट नॉर्मली अलाउड नहीं है, बट एक एक्सेप्शन था दैट वेयर पार्ट अमाउंट हैज बीन ऑलरेडी पेड एंड एक नोट वहां लिख दिया जाता है, देन इट इज नेगोशिएटेड, इट कैन बी नेगोशिएटेड फॉर द बैलेंस। पढ़ के देख लीजिए अच्छे से। पार्शियल इंडोर्समेंट वैसे तो अलाउड है, बट ऐसा एक नोट अगर लिख दिया जाए देन इट कैन बी नेगोशिएटेड फॉर द बैलेंस। इज इट ओके? 1 मार्क क्वेश्चन। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा और एक सिंपल सा एमसीक्यू, नेगोशिएशन कब तक कंटिन्यू करता है? लोग लिख के आते हैं टिल द ड्यू डेट। आंसर है इट कंटिन्यूज टिल द पेमेंट इज मेड। यस, सबको लगता है नेगोशिएशन ड्यू डेट तक ही होगी, पर आंसर क्या है? नेगोशिएशन कंटिन्यू रहता है टिल द पेमेंट इज मेड। इसी क्लास में हम लोगों ने एक बहुत एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बीच में डिफरेंस। फुल पेज करो बच्चों के लिए एक बार। सो आई एम नॉट रीडिंग इट आउट अगेन। असाइनमेंट में मैंने बताया था, सपोज मेरे को कोई से पैसे कलेक्ट करने, मेरे राइट्स हैं, और मुझे किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो मैं क्रेडिटर को अपने डेटर्स के ऊपर कलेक्शन राइट्स जो है वो कई बार ट्रांसफर कर सकता हूं, दैट इज असाइनमेंट। पर मुझे ना नोटिस देना पड़ेगा अपने डेटर को कि मेरे क्रेडिटर तुमसे कलेक्ट करने आएंगे। पढ़ के देखिए प्लीज। नेगोशिएशन में, इंडोर्समेंट में हम नोटिस थोड़ी देते रहते हैं आगे पुराने पार्टीज को। अब जब डी इंडोर्स करेगा ई को, तो क्या डी नोटिस देगा ए बी ए सी, मैं ना ई को दे रहा हूं? दिस डजंट हैपन। यहां कंसिडरेशन नेगोशिएशन में प्रिज्यूम किया जाता है, वहां कंसिडरेशन प्रूव किया जाता है। नेगोशिएशन के मोड्स दिख रहे होंगे आपको कैसे कैसे हैं। असाइनमेंट हमेशा राइटिंग एंड सिग्नेचर के द्वारा ही होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैबुलर डिफरेंस नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज चेक कर लीजिए। 5 डिफरेंसेस हैं यहां पर। तो तुम ही लोग पूछते हो ना एनआई एक्ट में क्या सिर्फ केस स्टडी आता है? मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। इनफैक्ट ये जो एमसीक्यूज, डिफरेंस, क्वेश्चंस सब हैंडल होते हुए एक वेरी composite NI Act class has been designed, layout. Look here. Sir, maturity के बारे में बताइए। Direct questions आते हैं एग्जाम में। Explain the rules relating to maturity date of negotiable instrument. And sometimes practical questions are also asked on the maturity date. तो छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनो। Check is always payable on demand. और जब कोई टाइम मेंशन नहीं होता है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट में, दैट इज ऑल्सो पेबल ऑन डिमांड। तो रिमेंबर वन थिंग, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, these are what? Payable on demand. So a time instrument is a bill note which is payable after a fixed period, on a fixed day, on the happening of an event which is certain to happen. That is time instrument. And demand instruments तो हाथों हाथ आपको पे करना है. Okay, after date, on that date, ये सब क्या है? Time instruments. तो when a negotiable instrument is payable on a specified day, language देखो, it shall become payable on that day plus 3 days of grace. तो when a negotiable instrument, ये language learn करना होगा, when a negotiable instrument is payable on a specified date, it is payable on that day plus 3 days of grace. The maturity is the date at which it falls due. So every promissory note is at maturity on the 3rd day. It is at maturity on the 3rd day after the day on which it is expressed to be payable. Language मिला, on the 3rd day after the date on which it is expressed to be payable. तो उसी तरह लिखा हुआ एक लाइन यहां पर, that if it is payable at a certain number of months after date or after sight or after a certain event, then it is, maturity will terminate on the day of the month which corresponds with the day on which the instrument is dated or presented. It is terminating on the day of the month which corresponds with the day on which instrument is dated. ये भी याद रखना पड़ेगा आपको. On the day of the month, जैसे कि on 30th January bill was drawn 1 month after date, तो it is terminating on the day of the month. अब वहां 30th January से 30th February तो कोई डेट है नहीं, तो 20th February plus 3 days of grace. याद आए? बहुत इंटरेस्टिंग सा. मैं क्वेश्चन फुल पेज करो एक बार. बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग डे ऑफ द रेलिवेंट मंथ प्लस 3 days. ये लैंग्वेज दिख रहा है आपको, ये वाला
मैं तो शेडिंग करता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग डे येलो से शेडिंग कर रहा हूं, दिख रहा है, ऑफ द रेलिवेंट मंथ प्लस 3 डे। थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, कई बार ये इजी क्वेश्चंस आते हैं एंड वो आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो when it is payable on a certain day, it is payable on that day plus 3 days of grace. When it is payable after certain months, at certain months after date, after sight, after certain event, then the maturity date is the corresponding day of the relevant month plus 3 days. And if the month do not have any corresponding day, then it is terminating on the last day of such month plus 3 days. और अगर बिल इज पेबल सर्टेन डेज आफ्टर साइट वाले बिल्स में, इट इज द डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस प्लस सर्टेन नंबर ऑफ डेज। देखिए मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूं, डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस प्लस सर्टेन नंबर ऑफ डेज प्लस 3 डेज। थोड़ा सा इस पर आपको प्रैक्टिस करके कमांड हासिल करना पड़ेगा, पॉज करके वापस से देख भी लीजिएगा। इसी डेज में आप ये मैच्योरिटी पीरियड में ये भी समझाओगे, इफ द डे ऑन विच इट इज एट मैच्योरिटी दैट डे इज अ पब्लिक हॉलीडे, then the bill will be due on the next preceding business day, मतलब पहले वाले दिन ही मान लेंगे। And if there is an emergency holiday, then it will mature on the next succeeding working day. Okay, पक्का? Layout. Now, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कहना मुश्किल है, बिकॉज एक once upon a time they have also asked questions on types of instruments. ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा नहीं कि दे विल नॉट आस्क यू एक्सप्लेन करो ऐसे, बट व्हाट दे आस्क कि लोकेशन पर बेस्ड इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए। बेरर इंस्ट्रूमेंट तो सबका राइट था कि बेरर इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्डर, ओके, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रांसफर कैसे होती है लिखी हुई थी। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ गए थे, तो सुनो ध्यान से। Inland instrument is a promissory note, bill of exchange or check which is drawn in India, पहला क्राइटेरिया। एंड सेकेंड क्राइटेरिया में 2 ऑप्शन दिया, पेबल इन इंडिया, तुम्हारे एग्जाम में आएगा इंडिया में ड्रॉ हुआ है, पेबल न्यूयॉर्क में, तुम तो गुस्सा खा के लिख दोगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, पर रुको, ड्रॉन इन इंडिया है तुम्हारे में, हाँ सर है, पेबल इन इंडिया नहीं है, पर एक ऑप्शन और दिया, चाहे इंडिया में पेबल नहीं है, बट इफ इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो चाहे वो पेबल आउटसाइड इंडिया हो, पर उसके सेकंड क्राइटेरिया में 2 ऑप्शंस, दोनों में से एक भी अगर सेट हो जाए तो भी वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में, बिल इज ड्रॉन इन पेरिस ऑन अ ट्रेडर इन कोलकाता एक्सेप्टेड पेबल इन कोलकाता, पर पहला कंडीशन क्या था, ड्रॉन इन इंडिया आना चाहिए, मेरा यही वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इट इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इज इट ओके? तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट। तो 3 मार्क का क्वेश्चन 2021 के आसपास आया था, तो वो भी हम लोग कर लिए। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट वी हैव ऑलरेडी डन, इनकोएड भी बोलते हैं। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कोई का अगर छूटा हुआ है तो बोल देता हूं, इट्स प्योर रीडिंग कैटेगरी, कि कई बार लैंग्वेज क्लियर नहीं है आपके इंस्ट्रूमेंट में, इट कैन बी ट्रीटेड आइदर एज अ प्रॉमिसरी नोट की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, या आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ये एक्चुअली बोगस थ्योरी है, दैट इज एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। फिक्टिशियस बिल हमने ऑलरेडी देखा था, अकोमोडेशन बिल्स हमने विदाउट कंसिडरेशन वाले बिल्स देख चुके थे, वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ इफ आई गो टू दिस पीपीटी ऑल्सो, यहां पर हमने देखा था एंडोर्समेंट, ओके, टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट हो गया था, वापस आंखों में बसा लो, टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट पीपीटी में भी दिया हुआ था। ये बात सही नहीं है, ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। नेगोशिएशन बैक का कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, आई एम नॉट डूइंग इट अगेन, दिस ऑल्सो डन। ओके, नाउ यहां पर एक चीज दिखा रहा था, यस, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां बैंकर मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर द चेक, मस्ट रिफ्यूज, तो ये लिस्ट आपको मैंने वहां से पढ़ने बोला था। और एक केस है बैंकर मे रिफ्यूज वाले में लोग कंफ्यूज होते हैं, जब इनसफिशिएंट फंड्स होता है लोगों को लगता है मस्ट रिफ्यूज, फंड्स अगर कई बार थोड़ा बहुत ही शॉर्टफॉल है ना, पुराने कस्टमर है, बैंक अलाउ कर देता है, तो यहां पर लोग फंस जाते हैं मस्ट एंड मे को चूज करने में। स्टेल चेक, वो 3 मंथ्स पार हो गया फ्रॉम द ड्यू डेट, इट इज अ स्टेल चेक, मस्ट रिफ्यूज कैटेगरी में आएगा। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल अगेन, इट्स अ प्योर थ्योरी जो बहुत अच्छे से
आपको मैंने मार्क करके क्लास में समझाया था, फुल सेंटेंसेस ड्राफ्ट करना सिखाया था। एक फुल पेज कर दो, बच्चे नजर डाल लेंगे थोड़ा सा। That what are 6 important points you can match, you can pause, take the screenshot। और आदत डालना कंप्लीट सेंटेंस ड्राफ्टिंग का। लोग याद करके जाते हैं इंसॉल्वेंसी, पूरा पढ़ना। When the banker receives a notice of insolvency of a customer, when the banker receives notice of insanity, क्योंकि वो इंसेन हुआ है पर बैंक को खबर नहीं है, तब वो क्यों रिफ्यूज करेगा? लैंग्वेज पे कमांड आना चाहिए आपका अच्छे से। वेरी गुड सर। उसके बाद मेरा और आपका फेवरेट लेआउट, हम लोग अब यहां शुरू करेंगे चेक डिसऑनर के केसेस को, कि जब चेक डिसऑनर होता है ना ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, लैंग्वेज ध्यान से सुनना, द पर्सन इशुइंग द चेक इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, बहुत एमसीक्यूज और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहां से, अप टू 2 years और विद फाइन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, और लिखा हुआ है up to 2 years, प्रैक्टिस करोगे पॉज करके, और फाइन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और बोथ। बैठ जाऊं, दिख रहा होगा, अब देखिए। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर गिफ्ट में चेक मिला है दादाजी से और चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। आप केस नहीं फाइल कर पाओगे दादाजी के अगेंस्ट में। अब आप बोलोगे हाँ बड़ों के खिलाफ नहीं करना चाहिए, यहां पे मॉरल साइंस नहीं, लीगल एस्पेक्ट। चेक आपको कोई कंसिडरेशन के लिए जब मिलता है और 3 महीने के अंदर आप उसे बैंक में जमा देते हैं, और जब वो डिसऑनर होता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण, तब आप यहां का पकड़ केस कर सकते हैं। जो होल्डर या पेई होता है वो डिमांड करेगा अपना पेमेंट, नोटिस देगा अपोजिट पार्टी को विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर फ्रॉम द बैंक। द ड्रॉवर अगर फेल कर जाता है टू मेक पेमेंट विद इन 15 days है उसके लिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, देन द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, 15 दिन की समाप्ति पर। Now case can be filed under section 138 to 142, नंबर फेमस है, within 1 month of cause of action। तो मैंने जल्दी सारे पॉइंट्स बोल दिए, फुल पेज करो। बहुत सारे एमसीक्यूज इस जोन में मैं आपको यहां दिखलाया हूं पढ़ाने के समय भी, और एमसीक्यूज बोलता हूं ना, उससे फायदा क्या होता है पता है? लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो भी सॉलिड हो जाते हैं। वंडरफुल। लॉजिक भी दिया था कि बेचारा को 30 days क्यों दिया है, क्योंकि उसको पेमेंट आने वाला, जिससे वसूलना है उसको 15 दिन का टाइम दिया गया। सर किसी को मैंने चेक दिया, मेरे फंड सफिशिएंट नहीं है, मैंने स्टॉप पेमेंट करवा दिया। अगर तुम स्टॉप पेमेंट करवाते हो वो भी ट्रीट किया जाता है लाइक अ केस ऑफ डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ओके, यहां पे मैंने आपको बताया था एक्शन विल बी टेकन, आप बच नहीं सकते हो। तो पहले पर पूरा वो लॉ समझाना पड़ेगा। व्हेन अ चेक इज गिवन इन डिस्चार्ज ऑफ अ लायबिलिटी एंड इट इज प्रेजेंटेड विद इन द टाइम। उसी तरह क्वेश्चन 2 भी है आपके बुक में, एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, पढ़ के देखिए, स्टार्ट रीडिंग। एंड पता है इस टाइप के केस जो एनआई एक्ट के अंदर केस होते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में, समरी ट्रायल्स अंडर एनआई एक्ट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक कौन से मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, समरी ट्रायल्स में फास्टर सुनवाई होती है, लिखा है किताबों में, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। और अगर समरी ट्रायल के अंदर लगे कि केस से कोई रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट करना चाहिए, द मैजिस्ट्रेट कैन डू सो। एंड इस टाइप के समरी ट्रायल्स डिस्पोज ऑफ हो जाने चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट। तो समरी ट्रायल्स के अगर पॉइंट्स आएंगे तो जरूर याद रखिएगा। एंड पता है समरी ट्रायल्स में मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 1 साल की दी जा सकती है, मैक्सिमम फाइन 500 रुपया। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि कंपनी अगर कभी गलती करता है तो एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड, जब वो चेक दिया गया था और डिसऑनर हुआ है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, उस समय कौन इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल थे कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी को करने के लिए? तो एक इंसान बच भी सकता अगर ये प्रूव कर दे कि मेरे नॉलेज के बिना ये चेक इशू है, मैं डायरेक्टर तो हूं पर मेरे को नॉलेज ही नहीं था, या मैंने तो कोशिश की थी, छानबीन सब कुछ की थी, पर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? और नॉमिनी डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपॉइंट होते हैं, उन्हें चेक डिसऑनर के केस में नहीं पकड़ा जाता है।
एंड व्हेन वी से कंपनी अंडर सेक्शन 141, यहां पे कंपनी में पहली बार सुन रहे हो, तो द कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म, एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. तो फर्म के एंगल में एनी पार्टनर हु वाज इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द this business and was responsible for issuing of check, उसकी liability आएगी. तो firms में भी ऐसा हो सकता है. ओके, एंड पता है यहां पर ये जो ऑफेंसेस होते हैं ना सेक्शन 138 के अंदर, आपने देखा था अप टू 2 years और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, दे आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, मतलब लेसर अमाउंट में सेटल हो सकता है. घूस नहीं है, यह स्कीम होता है कि चाहे कोर्ट्स अगर तो लेसर अमाउंट में भी सेटल कर सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो केसेस कहां फाइल होंगे, इस टाइप के केसेस फाइल कहां होंगे लिखा हुआ है, देखोगे कि कहां पर आप इस टाइप के केसेस फाइल करते हो. वी हैव डन इट अर्लियर ऑल्सो. लिखा है द प्लेस वेयर द पेई मेंटेन्स द अकाउंट, जहां पर पेई का अकाउंट होता है वहां पर केस फाइल होगा. कुछ कुछ केस में जहां पर ड्रॉवर मेंटेन अकाउंट, पहले तो अगर आप बैंकर के थ्रू कलेक्ट करवा रहे हैं चेक को, तो जहां पे मेंटेन अकाउंट करता है वहां पर केस फाइल होगा. और बहुत सारे केसेस अगर आपके ड्रॉवर एंड पे के बीच में है, तो जहां फर्स्ट केस फाइल हो जाता है वहीं पर सारे केसेस फाइल होंगे. सर ये कौन सा केस है? आई विल जस्ट शो इट टू यू. एक लाइन, देखिए, और सेम ड्रॉअर के अगेंस्ट में जहां पहला केस फाइल होता है, फिर सारा केसेस वहीं फाइल होगा. अगर मुझे आपने बहुत सारे चेक्स दिए थे, मुझे आपने बहुत, आप मतलब ड्रॉअर हैं, आपने पे को बहुत सारे केसेस चेक्स दिए थे, तो पे जहां फर्स्ट केस फाइल करेगा उस ड्रॉअर के अगेंस्ट में, बाकी सारे केसेस भी वहीं फिर फाइल करेंगे आप. ओके, तो ये सारी चीजें थी सेक्शन 142 के अंदर. Now, very interesting thing is this particular aspect. I'll just show it to you. इसे मैंने यहाँ questions भी बनाया था. एक बार full page करो please. Start reading. तो आपको ये question समझ में आएगा. It can be a part of your MCQ कि कौन से एरिया में case has to be filed before the court having jurisdiction over the pay's bank account. पे के लिए भी आराम हो गया ना, वरना वो ड्रॉवर के एरिया में जाके पहले केस फाइल करना पड़ता था. The complaint shall be filed before the court having the jurisdiction over the pay's bank account. Understood? Okay. Now, layout, very interesting layouts. वो था 142, पहले था 138 से 141. नाउ दिस इज वेरी फेमस सेक्शन 143A, 148. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और सिंपल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. 143A एंड 148 बोलते हैं कि जो कोर्ट ट्राई कर रहा होता है ऑफेंस अंडर 138, चाहे समरी ट्रायल में हो या कोई भी केस में हो, कोर्ट में ऑर्डर द ड्रॉवर ऑफ द चेक कि एक बार इंटरिम कंपनसेशन पे को दे दो, मुआवजा, विच कैन बी मैक्सिमम जो ऑर्डर आ सकता है 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक. तो एमसीक्यू में कई ऑप्शंस के फिगर्स रहेंगे और तुम देखना कि जो इंटरिम कंपनसेशन का फिगर है वो मैक्सिमम 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक कोर्ट बोल सकता है कि 60 दिनों के अंदर दे दीजिए. और कई बार आप अगर कोई सफिशिएंट कॉज दिखा देते हैं तो 30 डेज और मिल जाता है. अब आप बोलोगे सर अगर कल को ड्रॉवर बेगुनाह निर्धारित हुआ, एक्विटेड हो गया, तो कोर्ट फिर कंप्लेनेंट को बोलेगा कि इंटरेस्ट के साथ लौटा दो 60 दिन के अंदर, वरना और 30 डेज के अंदर. और इंटरेस्ट क्या हिसाब से लगेगा? एट द बैंक रेट विच इज गिवन बाय आरबीआई एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और ये इंटरिम कंपनसेशन आपको देना ही पड़ेगा. नहीं दोगे तो जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में फाइन रिकवर होता है, लास्ट लाइन देखो, फुल पेज कर दो एक बार, वैसे रिकवर होगा. तो इंटरिम कंपनसेशन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड हियर. ध्यान से देखिए एमसीक्यू का एंगल. और पता मार्किंग्स ऐसे है ना कि अगर आप वीडियो से भी देख रहे हैं तो आंखों में बस जाएगा 60+30 रिफंड और फाइन अंडर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड की तरह रिकवर होगा. ये सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे.
चेक कर लीजिए। उसी तरह अपील बाय द ड्रॉवर अगेंस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर, यह है सेक्शन 148। ये था इंटरिम कंपनसेशन जो आपको देना पड़ा। अब यहां पर व्हाट आर दे सेइंग दैट in an appeal by the drawer against conviction under section 138, the appellate court may order the appellant, अगर ड्रॉवर अपील करना चाहता है कि उसको कन्विक्टेड घोषित किया गया कि आपका चेक डिसऑनर गलत हुआ है, तो अपील अगर करना चाहता है कभी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो मिनिमम 20% जो कोर्ट का फाइन लगा हो वो आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। ओके 60 दिनों के अंदर या 30 डेज का अंदर। और द एपिलेट कोर्ट कई बार रिलीज भी करवा देगा आपका अमाउंट, वो अलग चीज है। और अगर आप एपिलेंट एक्विटेड हो गया, मतलब कि सही पाया गया है, कोर्ट फिर कंप्लेनेंट को बोलेगा कि आप अमाउंट उसको दो विथ इंटरेस्ट, और इस बार इंटरेस्ट बैंक रेट जो आरबीआई पब्लिश करता है सेम 60 डेज एंड 30 डेज के अंदर। तो लिखा हुआ है इन एन अपील बाय द ड्रॉवर, मिला आपको लैंग्वेज, अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 the appellate court may ask the appellant to deposit minimum 20% of the court's fine, and the amount of fine which is imposed under 138 shall be reduced by the amount जो आपने ऑलरेडी interim compensation बोल के मेरे से ले लिया होगा ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप जमा करना चाहते हैं कुछ, तो आपको अपील करना चाहते हो तो मिनिमम इतना % पहले आपको जमा देना होगा। और ये जो आप जमा देंगे वो इंटरिम कंपनसेशन के अलग से है ये। ओके, और 60 दिन के अंदर आप, ऑर्डर आने के 60 दिनों के अंदर आप जमा दे दीजिएगा। तो 143A लैंग्वेज देखो सेक्शंस का, 148, 142, 143A एंड 148 ये वाले केसेस थे। तो इस तरह बहुत सारे रिविजन्स की आपको दरकार पड़ती है। सो दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का एक रिवीजन जो अभी तक हम लोग किए हैं। एंड इसी क्लास में मैंने आपको और भी पॉइंट्स बताए थे, स्पेशली एक वेरी वेरी फेमस टॉपिक, लुक हियर एवरीवन, मटेरियल ऑल्टरेशन। रिवीजन में देखो सब कुछ कई बार कवर नहीं हो पाता, बट वी आर ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज, लेआउट वंस। मटेरियल ऑल्टरेशन जो होता है ना, स्टार्ट रीडिंग, जब तक पढ़ना शुरू करिए जल्दी से। क्या परमिटेड मटेरियल ऑल्टरेशन है, क्या अलाउड नहीं है, नजर डालो। परमिटेड पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। Material layout. Material alteration में what happens? It alters the rights and liabilities of the parties to the instrument. एक aspect ये है. It alters the character of the instrument. मतलब कि bearer instrument हो सकता है आपका payable to order हो जाए. तो what happens this? अगर इस टाइप का material alteration करते हैं, बिना पूछे date change कर दिए, amount change कर दिए, place of payment change कर दिए, rate of interest change कर दिए, एक पार्टी का नाम ऐड कर दिए, स्टैंप के वैल्यू को इंक्रीज या कुछ डिक्रीज कर रहे हो और स्टैंप लगा रहे हो, दीज आर मटीरियल ऑल्टरेशन एंड इट इज वॉइड अगेंस्ट द पार्टीज हु डू नॉट कंसेंट। हाँ, कुछ मटीरियल ऑल्टरेशन पार्टीज खुद कॉमन इंटेंशन कैरी आउट करने के लिए कई बार दोनों मिलकर डेट चेंज करती है, वो अलग चीज है। बट अदरवाइज मटीरियल ऑल्टरेशंस आर वॉइड अगेंस्ट द पार्टीज हु डू नॉट कंसेंट। बट कुछ मटीरियल ऑल्टरेशंस अलाउड है। जब होल्डर इन ड्यू कोर्स अमाउंट फिल करता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में, या ब्लैंक को फुल एंडोर्समेंट में करने से इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टर चेंज होती है। क्रॉसिंग ऑफ चेक सब्सिक्वेंट टू इशू, लैंग्वेज देख रहे हो, करने से कैरेक्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। पहले वो बेयरर था, अब वो क्रॉसिंग वाला, तो सिर्फ काउंटर पे ही मिलेगा चेक का पेमेंट। दीज आर परमिटेड मटीरियल ऑल्टरेशंस। मैंने ना इस पर आपको सम्स करवाए थे, मतलब कि क्या सही है, मटीरियल ऑल्टरेशन है या नहीं है। आई जस्ट शो इट टू यू।
बट बिफोर दैट एक बार क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए. चलिए, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 49. वेरी गुड क्वेश्चन ऑन एनआई एक्ट. स्टार्ट रीडिंग, मजा आएगा आपको. लोग रट के आते हैं स्टॉप पेमेंट का क्वेश्चन आने से यह आंसर होगा, बट आप बेसिक भूलना मत कि चेक डिसऑनर ट्रिगर कब होता है. जब चेक कोई कंसीडरेशन के लिए आपको मिलता है, फंड्स की कमी के कारण डिसऑनर होता है और आपने टाइम से डाला भी हो. यहां पर डोनेशन में मिला हुआ चेक के लिए आप एनआई एक्ट को ट्रिगर नहीं कर सकते. ओके, वंडरफुल. इसे रट कर जाने से कितना डेंजरस हो सकता है आप दिख रहा है. स्टॉप पेमेंट का कई बार वो क्वेश्चन आया हुआ है इन एग्जाम. वन पर्टिकुलर टर्म स्टॉप पेमेंट पे ये वेरिएंट क्वेश्चन दे दिया. जैसे कोविड वायरस का वेरिएंट्स आते थे, वैसे क्वेश्चन यहां पर वेरिएंट आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. नाउ उसी तरह आई वांटेड टू शो यू मटेरियल ऑल्ट्रेशन का एक. यस, रीड दिस वन. क्वेश्चन 45 रोमन 2. पढ़िए. तुमने ऑन डिमांड लिख दिया. बिल पे कोई टाइम पहले लिखा नहीं था. अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे टाइम चेंज करने से भी मटेरियल ऑल्ट्रेशन होता है. बट मजेदार बात है कि जब टाइम लिखा हुआ नहीं होता है ना, वो ऑलरेडी माना जाता है इट्स ऑन डिमांड, तो इससे कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है. रीड द क्वेश्चन. Read the question. A bill of exchange was made without mentioning any time for payment. The holder added the words on demand on the face of the instrument. Okay. तो लोगों को लगा अभी आप पढ़ाए थे टाइम चेंज करने से तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है. जब लिखा हुआ है ही नहीं टाइम, तो वो ऑलरेडी क्या था भाई, ऑन डिमांड. सो इट इज नॉट अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन. मजा आया ना? गुड, वेरी गुड. यस. तो इस तरह हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जगह जगह पर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू इट. लेआउट वंस. तो अब मटेरियल ऑल्ट्रेशंस भी हो गया. अब हम कैलकाटा में एक ब्रेक लेंगे एंड आफ्टर द ब्रेक हो सकता है आज ही मैं और एक रिकॉर्डिंग भी करूं, वरना मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर. तो पॉज नहीं हो रहा है, हम लोग अभी ही करेंगे सब कुछ. चलिए. तो वी वर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, जहां पर भी आपकी किताब में कैन आई हैव द लेआउट. नाउ कई बार क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा तो नोटिस ऑफ डिसऑनर होल्डर मस्ट गिव टू द ड्रॉवर और हिज प्रीवियस होल्डर in order to make them liable on the instrument. If he fails to do so, then he will forfeit his right of action against prior parties. यानी होल्डर अगर अपने प्रायर पार्टीज को नोटिस ऑफ डिसऑनर टाइम से नहीं देता है तो बाद में फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन भी बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर के लिए नहीं ले सकता है. तो देखो यहां पर नोटिस कौन देगा. नोटिस इज गिवन बाय द होल्डर, लास्ट में किसके पास में है, और बाय अ पर्सन लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट. ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है. होल्डर भी दे सकता है नोटिस ऑफ डिसऑनर और बाय अ पर्सन लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट, वो भी दे सकता है. बट एक स्ट्रेंजर नोटिस ऑफ डिसऑनर दे, उसका कोई वैल्यू नहीं है. नोटिस टू होम, नोटिस इज गिवन टू ऑल पार्टीज अदर देन द एक्सेप्टर ऑफ द और द ड्रॉई. अगर हम एक्सेप्टर और ड्रॉई को नोटिस नहीं भी देते हैं, उनकी लाइबिलिटी रहती है. एक ड्रॉई या एक्सेप्टर ये ग्राउंड पर नहीं बच सकता है, मेरे को नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं आया, बचाव से बोले थे अगर नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं आता तो मेरी लाइबिलिटी खत्म. नो नो नो, एक्सेप्टर और ड्रॉई की लाइबिलिटी बरकरार रहेगी. बट बाकी लोगों को नोटिस अगर आप नहीं दे तो उनकी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएगी. सो होल्डर और एनी पर्सन लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट मस्ट गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर. ओके, रीजनेबल टाइम के अंदर ये नोटिस देनी चाहिए. व्हाट इज रीजनेबल टाइम? यूजुअली इफ दे आर रिसाइडिंग इन द सेम सिटी, एज यू कैन रीड हियर, dispatch on the next day. If they're residing in the same city, if they're residing in the same city, then it should reach on the next day. Language, I rectify the language. Look here.
if they're residing in the same city, it should reach on the next day. Language mila? Full page kariye. And if they're residing in different cities, then dispatch on the next day. ध्यान से चेक कर लीजिए, एकदम ध्यान से. Start reading, everyone. Now, when notice of dishonor is not necessary, जब एक पार्टी खुद ही बोल देता है मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं चाहिए, एंड देखो जिसको नहीं मिला है ना नोटिस ऑफ डिसऑनर, उसको कोई खास बड़ी लॉस भी नहीं हुई है नहीं मिलने के कारण, या बहुत कोशिश की गई, हम जिसको नोटिस देना चाहते थे ही इज नॉट ट्रेसेबल, ही इज नॉट फाउंड. तो इस टाइप के कुछ इजी केसेस है जहां नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोगों ने इन चीजों को देखा था पहले भी, एंड ऐसी छोटी बातें एक और टॉपिक को लेकर, लेआउट है ना डीके जी, चेक कर लीजिएगा, हम लोग डिस्कस किए थे. आई विल जस्ट शो इट टू यू. इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, लुक हियर. ऑल ऑफ यू सभी किताबों में आ जाइए, सभी में बहुत बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखना. हाँ, जैसे इंडोर्समेंट का रेंज दिखा रहा है. बी ने इंडोर्स किया एक्स को, एक्स ने वाई को, वाई ने जेड को, जेड ने ए को. सो हु इज द होल्डर इन माई एग्जाम्पल नाउ? ए. तो एक होल्डर क्या किया, ये जो ए है ये किस किस से मांग सकता था? अपने प्रायर पार्टी से. जेड किस से मांग सकता था? अपने प्रायर पार्टी से. नाउ व्हाट डिड ए डू? ए बिना जेड को पूछे, ए बिना जेड को पूछे इंडोर्समेंट्स कैंसिल कर दिया. एक्स का और वाई का जो नाम था वो कैंसिल कर दिया, बिना जेड को पूछे वाई का नाम कैंसिल कर दिया. तो आप बताइए जेड को गुस्सा आएगा? बिकॉज वाई इज द प्रायर पार्टी ऑफ जेड, जेड हैज अ रेमेडी अगेंस्ट वाई. तो ऐसे सिचुएशन में इस पर क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के. व्हेन द होल्डर, इंग्लिश देखो, विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडोर्सर डिस्ट्रॉयज द इंडोर्सर्स रेमेडी अगेंस्ट अ प्रायर पार्टी, तो ऐसे सिचुएशन में माना जाएगा एज इफ द बिल हैज बीन पेड, द इंडोर्सर जेड इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू द होल्डर. अब जेड गुस्सा खा के क्या बोलता है? ए मैं भी तेरे को नहीं दूंगा, तूने मेरे प्रायर पार्टी का रिमेडी मेरे से बिना पूछे डिस्टर्ब किया है, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा. इज इट ओके एवरीवन? उसी तरह द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज हु इज ऑलरेडी which is already endorsed is not relieved of his liability by the reason that the endorsement is forced, क्योंकि HIDC तो एक्सेप्टर से भी बिल पा सकता है. लैंग्वेज देखो, तुम बोलोगे सर आप बोलते थे ना फॉर्जरी तो नल एंड वॉइड होता है. हाँ, अगर बिल में जो एक्सेप्टेंस है वो फॉर्ज हुआ है, यहां एक्सेप्टेंस फॉर्ज नहीं हुआ है. लुक एट द लैंग्वेज, वेरी गुड क्वेश्चन. Acceptance was not forged, the endorsement was forged. इसलिए ये जो लाइन आप याद करके जा रहे थे ना, फॉर्जरी में HIDC भी रिकवर नहीं कर सकता. पर अगर फॉर्जरी इंडोर्समेंट में हुआ है, एक्सेप्टेंस में फॉर्जरी नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में HIDC एक्सेप्टर से रिकवर कर सकता है इवन इफ द एंडोर्समेंट इज फोर्स्ड. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच विच वी हैव डन अर्लियर. ऐसे कई छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने और भी किए थे विच आई एम नॉट डिस्कसिंग इन दिस रिविजन. नाउ दिस इज वन ऑफ द एंडिंग टॉपिक्स. डिस्चार्ज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी. तो जब मैं डिस्चार्ज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बोलता हूं, सारे पार्टीज की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है. सुन सकते हैं आप भी. ओके, डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी में किसी एक पार्टी की लाइबिलिटी खत्म होती है, सारे पार्टीज के लाइबिलिटीज खत्म नहीं होते हैं. एंड व्हेन आई से इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज, then the instrument is no longer negotiable. But when I say party is discharged, it is still negotiable. तो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होते हैं? बहुत सिंपल. पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट कर दीजिए जैसा लिखा हुआ है ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट. होल्डर कैंसल्स एक्सेप्टर्स नेम विथ एन इंटेंशन टू डिस्चार्ज हिम. इंग्लिश मिला? द होल्डर cancel the acceptor's name with an intention to discharge him. The holder renounces his right against all the parties. खुद बोल रहा है कि हम सबको अब छोड़ देंगे.
या जो मेन होल्डर था बी सी डी बी एक्सेप्टर, सॉरी जो एक्सेप्टर था, बिल वाज एक्सेप्टेड बाय बी, वो अब होल्डर बन गया, तो वी से द पार्टी प्राइमरी लायबल बिकम्स द होल्डर, एवरीथिंग इज ओवर। उसी तरह जब लिमिटेशन एक्ट पिक्चर में आ जाता है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, एवरीथिंग कम्स टू एन ओवर। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, फुल पेज। आउट या अंडरस्टूड एवरीवन। उसी तरह यहां पर एक डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी का भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, बहुत कुछ किया था। नाउ एक वेरी गुड क्वेश्चन हमने किया था डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी को लेकर, वी डिड इट विद एवरीवन। आई जस्ट डिस्कस द सेम क्वेश्चन अगेन विथ यू। बहुत लिखने का उसमें आपको कला चाहिए। फुल पेज करिएगा डीके जी। क्वेश्चन 4, ए ड्रॉज अ चेक फॉर 50,000। उसके अकाउंट में फंड्स थे, उसके बैंक अकाउंट में फंड्स था, बैंक दिवालिया हो गया बिफोर द चेक इज प्रेजेंटेड, और ऑपोजिट पार्टी बोलता आप दीजिए पेमेंट। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर? शॉर्ट में अभी रिवीजन है तो आंसर सुन लो। ड्रॉवर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। सर चेक का पेमेंट नहीं आया पे को, बिकॉज मैंने आपको चेक दिया था, आपने चेक रीजनेबल टाइम के अंदर अगर नहीं डाला, जिसके कारण बेचारे का जो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा था, बैंक वाला दिवालिया निकाल दिया, उसका पैसा और डूब गया, बिकॉज विद इन अ रीजनेबल टाइम द चेक शुड हैव बीन प्रेजेंटेड। नाउ दिस रीजनेबल टाइम, लिसन टू मी केयरफुली इन द वीडियो,
दिस रीजनेबल टाइम इज नॉट 3 months. 3 months तो स्टेल चेक का कॉन्सेप्ट है, ये बस अब जल्द से जल्द डाल दो. हम तुमको आज दिए, हाँ सर 3 months का टाइम होता है, हम 18 दिन बाद डालें, ये रीजनेबल टाइम नहीं माना गया था. तुम डाल देते 2-3 दिन के अंदर ही, और तुम 18 दिन बाद डाले, और तुम स्टेल चेक नहीं हुए मानते हैं, पर रीजनेबल टाइम के अंदर अगर चेक को नहीं डाला जाए, जिसके कारण बैंक वाला दिवालिया हो जाए एंड ड्रॉवर का जो अमाउंट ऑफ चेक था वो भी डूब गया, तो अब वो भी डिस्चार्ज है, तुमको वापस से सेकंड चेक नहीं देगा. अंडरस्टूड? या पढ़ के देखिए जल्दी. ठीक है, अभी चलेगा. उसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 5 था. माइनर देखते तुम लोग लिख देते हो प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड, पर अगर संग में एक मेजर भी है और एक माइनर भी है तो प्रॉमिसरी नोट वैलिड हो सकता है. उसी तरह क्वेश्चन 6 था मेरे किताब का. मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं. दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, तो पढ़ लीजिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 8, अ वेरी टिपिकल वन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 9 अगर मेरे किताब में दिख रहा हो भरत बोल के क्वेश्चन हटा दीजिएगा, सिलेबस से हट गया वो सेक्शन. क्वेश्चन 10 सीएमए के सिलेबस में है, बट सीए वालों को हम मना कर देते थे आजकल करने, सीएमए सिर्फ करता था उसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी टिपिकल वन. स्टार्ट रीडिंग. एम को कुछ पैसे देने थे एन को. ही मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ एन फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन. प्रॉमिसरी नोट को 2 हाफ में वो कर लिया, एक हाफ वो पोस्ट कर दिया प्रॉमिसरी नोट का, पर बाद में माइंड चेंज करके बोलता है कि मेरा वो वाला हाफ भी दे दो, मैं तुमको नहीं दे रहा हूं. एंड रिक्वायर्स एम टू सेंड द अदर हाफ. ओके, और वो जो क्रेडिटर है वो बोलता दो, एक हाफ जब मेरे को दे दियो तो दूसरा हाफ तुमको देना ही पड़ेगा. तो आंसर ये है कि he can change his mind because the making of a promissory note is completed by delivery of the whole. So M can demand the first half sent by him. वो अपना mind change कर दिया है, वो as a whole नहीं deliver किया था promissory note, so he can change his mind and refuse to send the other half of the promissory note. It's little typical, I know. तो एक बार देखा हुआ होना चाहिए. Okay. After this, एक question number 11 है, layout. अच्छा, फुल पेज वंस, लेट देम रीड. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. उस दिन हमने चेक डिसऑनर का क्वेश्चंस किया था. चेक डिसऑनर जब होता है, याद है हम लोग एनआई एक्ट के अंदर केस कर सकते हैं. विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर हम उसे नोटिस देते हैं, उसके पास 15 दिन का टाइम होता है पेमेंट करने के लिए, और जब 15 दिन ओवर होता है उसके नेक्स्ट 1 महीना के अंदर वो केस फाइल कर सकता है. यहां पे क्या हुआ, वो पहली बार जब केस कोई एक्शन लिया ही नहीं चेक डिसऑनर होने से, उसके बाद द चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फॉर द सेकेंड टाइम. रिविजन कर रहे हैं हम लोग एनआई एक्ट का, ये आगे थी पढ़ रही थी ऐसे. द चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फॉर द सेकेंड टाइम एंड अगेन इट वॉज डिसऑनर्ड. तो बॉयज एंड गर्ल्स, इस बार जब चेक डिसऑनर हुआ तब वो बोलता है अब हम एनआई एक्ट का एक्शन लेंगे. तो लॉ में बोला जाता है कि कॉज ऑफ एक्शन सिर्फ एक ही बार अराइज होता है. एंड इफ यू रिमेंबर, व्हेन डज द कॉज ऑफ एक्शन अराइज? मैंने नोटिस दिया चेक डिसऑनर होने का 30 दिन के अंदर, आपके पास पेमेंट करने का 15 दिन टाइम था, 15 दिन ओवर हो गए, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया. बट उस समय अगर मैंने एक्शन नहीं लिया है नई एक्ट के अंदर, तो मैं सेकंड डिसऑनर के समय एक्शन नहीं ले सकता हूं. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन सदानंदन भद्रन, सदानंदन भद्रन वर्सेस माधवन सुनील कुमार, कि द कॉज ऑफ एक्शन अराइज ओनली वंस. यानी पहले कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ था, यानी कि मैंने तुम्हें नोटिस दिया था 30 डेज के अंदर, तुमने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, पहली बार जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था फर्स्ट डिसऑनर के समय, उस समय अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे सिचुएशन में तुम बाद में सेकंड डिसऑनर के समय एक्शन नहीं ले सकते. कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है? जब मेरे नोटिस देने के बाद 15 दिन के अंदर तुमने पेमेंट नहीं किया है, तो तुम सेकंड टाइम, अब कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ है, होता ही नहीं है सेकंड टाइम, तो सेकंड डिसऑनर के समय तुम केस फाइल नहीं कर सकते. ये सीए के एग्जाम में 2 बार आया हुआ है पुराने जमाने में, सीएमए में कभी नहीं आया हुआ है, सीएस में कभी नहीं आया हुआ, बट दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा व्हिच इवन यू कैन हियर फॉर योर नॉलेज पर्पसेस. तो बहुत सारे केसेस इस तरह हमने यहां पर देखे थे, सिंपल केसेस थे यहां पर. 14 होमवर्क में ले लो. 15 इज अ केस ऑन ड्यू डेट, जरूर ट्राई करना क्योंकि ड्यू डेट के क्वेश्चंस इनके फेमस हैं. 16 भी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट पर क्वेश्चंस हैं. यू मस्ट डू दिस, मस्ट डू दिस. एंड
18 already done, same question. 19 is also simple. 20, 21, all these are very very direct questions. फिर भी कुछ अगर छूट जाए और नहीं समझ में आए then please ask me. So all these portions done. And फिर भी कई टॉपिक्स हैं जैसे कि ये वाले टॉपिक्स, ये CMA वालों को उनके मैथ में दिया हुआ है, CMA में भी एक एक लाइन, बट आई हैव टोल्ड देम दे कैन लीव दिस. ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, सिंपल से एक आइडिया सुन लो. CA वालों को हम लोग करवाते हैं डिटेल में लेआउट, बट CMA और CS वाले कैन इग्नोर दिस इन द रिविजन, बट इफ दे हैव 1 minute इन देयर लाइफ दे कैन रीड दिस. ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मतलब कि सपोज लिखा रहता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बिल को तो और एक आदमी एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि जब ड्रॉवर ड्रॉ करता है बिल ड्रॉई पर, वो और एक आदमी का नाम भी लिख के रखता है. इफ द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई देन ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हैज टू एक्सेप्ट द बिल, दैट्स इट. उसी तरह एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ये भी नाम से पता चल गया कि कोई अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो दूसरा आदमी अपने फ्रेंड की इज्जत के लिए कि अरे मेरे फ्रेंड का नाम खराब हो रहा है उसके लिए एक्सेप्टेंस के लिए आ सकता है. एक रफ आइडिया दे रहा हूं, बट एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर पढ़ाते समय मैंने ये एक फुल पेज कर दो, मैंने एक फुल थ्योरी समझाया था CA वालों को. CS एंड CMA कैन लीव इट. तो CA वाले लोग इस फुल थ्योरी को रिवाइज करेंगे, विच आई एम नॉट ट्रिगरिंग राइट नाउ अगेन, रिपीटिंग राइट नाउ अगेन. पर ये इमेज इसलिए दिखाया हूं ताकि कोई बच्चा अगर मेरे से पढ़ा हो और यूट्यूब में देख रहा हो स्क्रीनशॉट लेकर भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है कि यहां पर व्हाट हैपेंस, जो पार्टी ऑलरेडी लायबल नहीं है बिल में, एक बाहर का पार्टी आकर एक्सेप्ट करता है फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी लायबल. लुक एट द लैंग्वेज. एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर विल बी डन बाय अ पार्टी नॉट ऑलरेडी लायबल. ओके, फॉर अ पार्टी ऑलरेडी लायबल. लेआउट है ना डीके जी. तो ऐसे सिचुएशन में इसे एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बोलते हैं इन शॉर्ट. और फिर इसकी ये जो एक्सेप्टेंस करता है ये विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर करता है. वैसे ये कॉन्सेप्ट है पेमेंट फॉर ऑनर. पेमेंट फॉर ऑनर इज मेड फॉर द ऑनर ऑफ अ पार्टी ऑलरेडी लायबल. ऑफ कोर्स किसी जो लायबल है उसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं, एंड इट कैन बी बाय द पर्सन वेदर और नॉट ऑलरेडी लायबल. MCQ में आ जाता है. एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो कर रहा है ही शुड नॉट बी ऑलरेडी लायबल. पेमेंट जो कर रहा है फॉर ऑनर ऑफ समवन ही मे बी लायबल, ही मे नॉट बी लायबल. तो ये वीडियो का फायदा क्या है, वो MCQ आपकी राइट हो जाएगी. और बहुत कुछ हम लोगों ने इसी में देखा था. डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, जब हम किसी को बिल देते हैं एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करते हैं, विद इन 48 आवर्स if it doesn't accept the bill then it is considered as dishonor by non acceptance. या और भी अलग अलग केसेस यहां पर थे कि कब माना जाता है that the bill is dishonored by non acceptance. So everything done, almost everything done, lot of questions done, check वेक सब हो गए थे. एंड एक पोर्शन है जो मैं आपको वापस बोल रहा हूं, वो CA वाले लोग जरूर करेंगे, that is section 85 and 131. सेक्शन 85 एंड 131. ये क्या केस थे इफ यू रिमेंबर. प्रोटेक्शन टू CMA में इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन टू पेइंग CS में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर एंड 131 इज प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर. सो दिस कंप्लीट्स योर NI एक्ट. इस पे कई केस स्टडीज भी हम लोगों ने किए थे. इन माई बुक्स देयर वर केस स्टडीज ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर एंड प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर पे 4 अच्छे क्वेश्चंस थे, 4-5 अच्छे क्वेश्चंस थे. आई जस्ट शो इट टू यू द क्वेश्चन नंबर्स अगर आप बहुत दिन से नहीं पढ़े हो. क्वेश्चन नंबर 1 फुल पेज कर दो एक बार, क्वेश्चन की वैरायटी दिखा दो. 1, 2 एंड 3. स्पेशली 3 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं बहुत दिन से रिवाइज नहीं किए, CA वाले, सर तो CMA के लिए वीडियो नहीं था क्या? अरे सब कुछ था, लास्ट का 3 मिनट नहीं था बस. 1, 2, 3 and एक लास्ट क्वेश्चन भी था इसके ऊपर. 1, 2, 3 एंड इन द न्यू बुक्स क्वेश्चन नंबर 45. I think no, not 45. Yes, question number 51. Understood? Layout once. So this completes NI Act. Now, and अगर आप CMA कर रहे हो, हाँ सर मैं कर रहा हूं, तो CMA वालों को क्या करना चाहिए, उनका जहां पे NI Act दिया हुआ है, I'll just see this page numbers, जो मैंने, मेरी आदत है कि मैं उनके इंस्टीट्यूट के फिल अप द ब्लैंक्स को जरूर करने बोलता हूं. तो दैट इंस्टीट्यूट के बुक के पीछे जो फिल अप द ब्लैंक्स NI Act पे दिया हुआ है वो होना जरूरी है, बिकॉज
यूजुअली वहां से इजी पोर्शन आ जाता है, तो वी आर नॉट लेफ्ट विद दैट पोर्शन। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर मैं सीएमए के मैट को दिखाऊं एक बार, उनके जहां पर भी एनआई एक्ट दिया हुआ है, दे मस्ट कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जोन। द इंस्टीट्यूट्स एमसीक्यूज ऑफ एनआई एक्ट, जो भी बुक के पीछे दिया हुआ हो उसको ज़रूर से कर लेना है। आई जस्ट चेक। हम लोग क्लास में एक बार बुक के पीछे वाले एमसीक्यूज कर रहे थे, तो उसी तरह एनीवन नोज द पेज नंबर्स? आई एम नॉट गेटिंग द राइट पेज नंबर्स। एक सेकेंड। यस, ओ बहुत बहुत ईजी है। बहुत बेबी टाइप्स के एमसीक्यूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स है, तो ये छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हैं तो इसमें ट्रू फॉल्स तक आपको सारे जोन करना है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, दे आस्क बेसिक इन एग्जाम। तो इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए एनआई एक्ट का, एंड ये बेसिक क्वेश्चंस वीडियो पॉज होते ही करोगे अगर आप सीएमए कर रहे हो। सीए वाले बस इतना करके मत जाना, आपको इस वीडियो की बहुत सारी बारीकियां पीछे वाले केस स्टडी के राइटिंग पैटर्न्स देखने होंगे। सर मैं सीएस कर रहा हूं, आपको भी मैंने जगह जगह बताया डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस जो सीए और सीएस में ज्यादा आता है केस स्टडीज। सीएमए इंस्टीट्यूट, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो बुक के पीछे दिए हुए, एक्सट्रीमली टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। वंस यू सी टुडेज रिविजन यू हैव टू डू दिस। तो तीनों कोर्सेज को मैंने अलग ढंग से केटर किया था, और ये कॉम्पोजिट रिविजन क्लास बताकर क्लैरिटी ला दिया, बिकॉज सम स्टूडेंट्स डू बोथ द कोर्सेज। थैंक यू सो मच।